सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बेटा, आज मैं आपको आपकी किताब बसंत का चैप्टर 2 पार्ट 2 बचपन पढ़ाऊंगी। ये पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोवती। कृष्णा सोवती जी ने इस पाठ में अपने बचपन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया है। कृष्णा सोवती जी बचपन में शिमला में रहती थी और उस समय वो क्या पहनती थी, उन्हें कैसा रंग पसंद था, वो क्या खाना पसंद करती थी, उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद थी, उनके घर का वातावरण कैसा था, शिमला का सौंदर्य कैसा था, ये सब इस पाठ में पढ़ाया गया है। तो चलते हैं हम पाठ पढ़ने में, ठीक है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कृष्णा सोवती जी कहती हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की बातें बता रही हूँ। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ और बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारती हैं। इन पंक्तियों में कृष्णा सोवती जी ने बताया है कि आज उनकी उम्र इतनी बड़ी है कि जितनी उम्र तुम्हारी दादी की होगी या तुम्हारी नानी की होगी या तुम्हारी बुआ की होगी या तुम्हारी मौसी की होगी। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। कृष्णा जी कह रही हैं, आप मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन मेरे परिवार में मुझे सभी जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, इन दिनों मैं कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना, अंडरलाइन कीजिए, सयाने का मतलब होता है समझदार, महसूस करने लगी। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। इन पंक्तियों में कृष्णा जी बता रही हैं कि मेरा जन्म इस शताब्दी का नहीं है, इससे पहले जो शताब्दी थी उस शताब्दी में मैं पैदा हुई थी, इसलिए आजकल मैं अपने आप को एक बड़ी समझदार महसूस करती हूँ। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी वैसे वैसे मेरे पहनने ओढ़ने में भी अंतर आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही थी, नीली, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन में कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। वे बताती हैं कि पहले मुझे रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद था, चटकीले रंग अच्छे लगते थे, लेकिन अब मुझे हल्के रंग या सफ़ेद रंग पसंद आते हैं, गहरे नहीं हल्के। मैंने पिछले दशकों में कई तरह की पोशाकें पहनी हैं। वे कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मैंने उम्र के साथ साथ कई तरह की पोशाकें भी पहनी हैं। पहले बहुत छोटी थी तो मैं फ्रॉक पहनती थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई तो निक्कर पहनना शुरू किया, वॉकर पहनना शुरू किया, और जैसे जैसे और बड़ी हुई तो स्कर्ट पहने, फिर लहंगे पहने और फिर गरारे पहने। लेकिन अब जब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ उम्र में, तो अब तो मुझे केवल घेरदार कुर्ते और चूड़ीदार पजामा पहनना अच्छा लगता है। आगे वो बताती हैं, बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नट वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। वो दो अपने फ्रॉकों का वर्णन करती हैं। एक हल्की पीली धारी वाला फ्रॉक और दूसरा हल्के गुलाबी रंग का चुन्नट वाला फ्रॉक उन्हें बहुत पसंद था। वो बताती हैं कि उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब लगाई जाती थी और जेब में रुमाल रखना बच्चे बहुत शान की बात समझते थे। इसके बाद वो बताती है कि उन्हें अपने जीवन के 2 ट्यूनिक भी याद हैं। एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी रंग की थी, दूसरा ग्रे कलर का था और उसके ऊपर सफ़ेद रंग की कोटी थी। कृष्णा जी कहती हैं कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। वो किस लिए याद है वो बता रही हैं कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, नौकर या नौकरानी को से नहीं धुलवाए जा सकते थे। इस बात की उनके घर में सख्त मनाही थी। सख्त माने जिसको बहुत ही कठोरता के साथ मनाही थी कि कोई भी नौकर या नौकरानी से अपने कपड़े या अपने मोजे नहीं धुलवाएगा। हम बच्चे
इतवार की सुबह इसी काम में लग जाती थी, यानी कि अपने मोजे धोने लग जाते थे। और ये काम करने के बाद हम अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे, जूतों पर ब्रश से पॉलिश करते और फिर कपड़े से उन्हें चमकाते थे। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। कौन कह रहा है? ये कृष्णा जी कह रही है कि मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। इसमें कृष्णा जी बता रही है कि आज के ज़माने में बड़े आरामदायक और बड़े अच्छी तरह किस्म के जूते आ रहे हैं, लेकिन जब उनका ज़माना था तो ऐसे जूते आते थे कि जिनको पहनने से पैरों में छाले पड़ जाती थी। इसलिए जब नए जूते आते थे तो ये साथ ही साथ उनका इलाज भी, छालों का इलाज भी शुरू कर देते थे। जब कभी लंबी सैर पर जाते तो अपने साथ रुई जरूर रखते थे, क्योंकि जूते में कहीं भी जूते से छाला पड़ जाए या चलने में दिक्कत हो तो वे जूते के अंदर रुई लगा लेते थे। कृष्णा जी कह रही हैं कि हमारे बचपन में और आज के जीवन में बहुत फर्क आ गया है। उन दिनों बता रही हैं कि शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल का मतलब है अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल यानी जैतून का तेल पीना जरूरी था। यह एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर दवाई पीने को दी जाए तो वो खुशी से नहीं पीता है। आज भी बच्चे दवाई पीने में मुंह बनाते हैं। तो कृष्णा जी भी यही कहती हैं कि उन्हें पता था कि शनिवार को उन्हें जब ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना है तो वो सुबह से ही उनका मुंह बनना शुरू हो जाता था। और ये ऑयल उनको कांच के एक छोटे गिलास में दिया जाता था, जिसमें पॉइंट लगे हुए थे कि कितना देना है, कितना उनको पीने के लिए देना है, तो उसके अनुसार ही नाप के मिलता था। मुझे आज भी याद है, कृष्णा जी कहती है मुझे भी याद है कि अगर हम वो दवाई ना पीते तो भी शायद हमारे कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन घर का ऐसा नियम था तो हमें वो दवाई पीनी ही पड़ती थी। आगे कृष्णा जी बताती हैं कि मेरे और तुम्हारे समय में खाने में भी आजकल बहुत अंतर आ गया है। पहले ज़माने में किस तरह का खाना था और आज किस तरह का खाना है, बचपन में बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं, वो आगे कृष्णा जी हमें बता रहे हैं। कृष्णा जी कहती हैं हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, अर्थात हमें बचपन में कुल्फ़ी खाने को मिलती थी, आजकल के बच्चों को तरह तरह की आइसक्रीम खाने को मिलती है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदलते हैं, अर्थात उनको बचपन में कचौड़ी समोसा खाने को मिलते थे, लेकिन आजकल बच्चों को तरह तरह के स्नैक्स पेटीज आदि खाने को मिलती है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत अब कोक और वो बताती हैं कि उनके ज़माने में बच्चों को शहतूत, फालसे और खसखस के रस पीने को दिए जाते थे, जबकि आजकल बच्चे कई तरह की कोल्ड ड्रिंक और पेप्सी आदि पीते हैं। उन दिनों शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेटीज मज़ा देने वाली होती है। वो बताती हैं कि शिमला में बेगर्स और डेविको रेस्टोरेंट में जो पेटीज और चॉकलेट मिलती थी वो बच्चों को बहुत पसंद थी। वो बताती हैं कि भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, यानी कि वो जो भाई बहन थे उनकी बारी बारी से उनको प्रतिदिन एक नंबर से जाना होता था और शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लानी होती थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। कौन कह रहा है? ये हमारी लेखिका। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वो कहते हैं हम एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ते और गिरजा मैदान पहुंच जाते और वहां से उतरते और मॉल पर पहुंच जाते। मॉल में कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेटीज और चॉकलेट की खुशबू आती थी जो मन को लुभा लेती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। देखो बेटा, पुराने ज़माने में बच्चों पर कितना कंट्रोल था कि उन्हें हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खाने को मिलती थी। वो बताती हैं कि सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक उन्हीं के पास था। उनके पास क्यों था वो आगे बता रही हैं
क्योंकि वो चॉकलेट कभी भी खरीदकर तुरंत नहीं खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात में खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मजा लेकर खाती थी। जबकि उनके और भाई बहन क्या थे, दुकान से चॉकलेट खरीदते ही खा लेते थे। शिमला की कुछ और फल याद करते हुए बताती हैं। शिमला में के काफल उन्हें बहुत याद आते हैं, जो खट्टे मीठे और एकदम लाल होते हैं। कुछ गुलाबी रसभरी भी उन्हें याद आती हैं। कसमल भी याद आते हैं, जिनकी याद करके उनके मुंह में पानी आ जाता है। इसके अलावा चेस्टनट भी उन्हें बहुत याद आता है, जिसको आग पर भूनकर और छिलके उतारकर खाया जाता है। इसके अलावा वो कहती हैं कि उनके ज़माने में चने जोर गरम और अनारदाने का चूरमा बच्चों को बहुत पसंद था, जिसे पुड़िया में दिया जाता था। आजकल वो सब बच्चों को बहुत शीघ्रता से, बहुत आसानी से नहीं मिलता है। जो पुड़िया दी जाती थी, जिसमें चना जोर गरम डाल के दिया जाता था, वो पुराने कागजों की बनाई हुई पुड़िया होती थी, जिसको देखकर बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। आजकल बेटा हम लोग जो ये खाते हैं भेलपुरी वाले भैया भी हमें इसी तरह की एक पुंगी सी बनाकर उसमें भेलपुरी डालकर देते हैं, जो नीचे से थोड़ी सकरी होती है, ऊपर से चौड़ी होती है। तो लेखिका कहती है इस तरह की वो बनाई हुई पुड़िया थी, वो उन्हें बहुत पसंद थी। और एक फिल्म का गाना भी था। क्या था गाना? चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम। उन दिनों बच्चों को ये गाना बहुत पसंद था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते थे और इस पुड़िया में इतना चना होता था कि पूरा चना एक चना करके खाते खाते पूरा का पूरा वो गिरजा मैदान घूम लेती थी। उसके बाद वो शिमला की सुंदरता का वर्णन करते हुए हमें बताती है। कृष्णा जी हमें बताती हैं कि शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन शिमला के घोड़े न जाने उन्हें क्यों पसंद नहीं थे। वे उन पर हंसती थी। उन्हें अपने ननिहाल के हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत घोड़े बहुत अच्छे लगते। आगे कृष्णा जी शिमला की सुंदरता का वर्णन करती है, कहती हैं कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे शिमला में दिखाई देते थे। सामने जाखू का पहाड़, उसके ऊपर बड़ा सा चर्च, और जब चर्च की घंटियां शाम को बजती थी तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। लगता था जैसे इस संगीत के माध्यम से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रही है। सामने आकाश में सूर्य अस्त होता था। गुलाबी सुनहरी धारियों वाले नीले आसमान पर जब सूर्य की किरणें, अस्त होती हुई सूर्य की किरणें फैलती थी तो दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ों का मुख भी गहराने लगता था और देखते ही देखते अंधेरा हो जाता था और बत्तियां जल उठती थी। उस समय रिज की रौनक और मॉल की दुकान की रौनक के क्या कहने। जैसे जैसे अंधेरा होता था और लाइटें जलती थी तो रिज की रौनक और मॉल की रौनक बढ़ जाती थी। इसके बाद वो बताती हैं कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल रखा हुआ था। उस मॉडल की छोटी छोटी पटरियां थी। उस पटरियों पर छोटे छोटे डिब्बों वाली एक ट्रेन बनी थी और लाल टीन का एक छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता हुआ खंबा तथा छोटी छोटी सुरंगें बनी हैं। बेटा आप लोग भी बच्चे जब खेलने के लिए मेले से या कहीं टोए की दुकान से जो गाड़ियां लाते हैं तो उसमें भी छोटी छोटी पटरियां होती हैं, है ना, और छोटे छोटे डिब्बे भी होते हैं। तो सेम वैसे ही मॉडल शिमला के स्कैंडल पॉइंट की एक दुकान में रखा हुआ था, जो कि हमारी राइटर को बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद हमारी राइटर का कहना है कि उन दिनों शिमला कालका जो मेल वाली ट्रेन थी वही सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी थी। इसके अलावा हवाई जहाज भी उस जमाने में थे, लेकिन बहुत कम। कभी कभी उनकी आवाज़ आती थी
घर के सारे बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ कर आ जाते थे और उन्हें ऐसा लगता था जैसे आकाश में कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर उड़ रहा। लेकिन आजकल तो हम जब भी देखते हैं 1-2 दिन में 4 दिन में हमें हवाई जहाज देखने को आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा हमारी जो राइटर हैं कृष्णा सोबती जी को एक और दुकान की बहुत याद है, जो थी चश्मे वाली दुकान, जो मॉडल वाली दुकान के पास थी और यहीं पर उनका पहला चश्मा बना था। वो बताती हैं कि जब उन्होंने पहला शुरू में चश्मा लगाना शुरू किया तो उन्हें बड़ा अटपटा लगा और जो देखने वाले लोग थे वो मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते थे और कहते थे इतनी छोटी उम्र में है ना, दूध पिया करो और अच्छा खाना खाया करो। तो मैं यानी हमारे कृष्णा जी उनसे जवाब देती थी कि डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन के लिए है चश्मा, अगर मैं रोज़ पहनूंगी तो मेरी नज़र ठीक हो जाएगी और चश्मा उतर जाएगा। लेकिन वो कहती हैं कि मेरा चश्मा जो एक बार लगा वो आज तक कभी नहीं उतरा। इसका कारण मैं स्वयं हूँ, क्योंकि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो रात में टेबल लैंप के सामने बिल्कुल उसके नीचे बैठकर पढ़ती हूँ, जिसके कारण मेरी आँखों पर जोर पड़ता है और चश्मे का पॉइंट बढ़ता ही जाता है। कृष्णा जी के बताती हैं कि जब उन्होंने शुरू में चश्मा लगाया तो उनके चचेरे भाई ने उनको कई तरह से चिढ़ा कर तंग करना शुरू किया और वो क्या कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उनकी इस बात को सुनकर कृष्णा जी चिढ़ जाती थी और वो एक अपने भाई से नाराज होने लगती थी। लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि ये शेर बुरा नहीं है। जब उनके भाई उनके पास से चले जाते तो वो एक दिन कमरे में गई और आईने के सामने चश्मा लगाकर अपने आप को देखा, फिर उतार कर अपने आप को देखा, फिर लगा कर देखा, फिर उतार कर देखा। ऐसा उन्होंने कई बार किया और उन्हें कभी तो अपनी सूरत लंगूर जैसी लगती और कभी कहती नहीं लंगूर जैसी नहीं है, मेरी सूरत अच्छी है। वो आगे बताती हैं कि उन दिनों उन्हें टोपा पहनना भी कुछ अच्छा नहीं लगता था, है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला चश्मा उनके चेहरे से घुल मिल गया और अब चश्मा के बिना उन्हें अपना चेहरा खाली खाली लगता है। अब टोपा पहनना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। काले फ्रेम वाला चश्मा और उस पर टोपा, वो आज उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो कहती हैं कि अब मैं टोपा लगाना पसंद करती हूँ। मेरे पास अब कई तरह के टोपे हैं और कहाँ पर दुपट्टा ओढ़ना है, कहाँ पर टोपा लगाना है, ये मैं अपनी सुविधा के हिसाब से निश्चित करती हूँ। इस प्रकार हमारी लेखिका कृष्णा सोबती जी हमें अपने बचपन की शिमला में बिताई हुई बहुत सी घटनाओं से अवगत कराती हैं। बाय बाय बच्चों। हुए समय की पता लगता है कि उस ज़माने में कैसे कपड़े लोग पहनते थे, कैसा खाना खाते थे और हमें उनकी बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता है। लगता है आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ना बेटा? हाँ ठीक है, अब घर जाकर अपनी दादी और नानी से भी उनके बचपन